पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसको लेकर शुरुआत में जो सिद्धांत आए उनको हम आरंभिक सिद्धांत कहते हैं। और आरंभिक सिद्धांत में पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर अनेक दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिकल्पनाएं दी हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। और इनमें चार कॉन्सेप्ट्स आते हैं। निहारिका परिकल्पना, जो इमैनुअल कांट और लैपलेस ने बाद में संशोधन किया था। फिर ज्वारीय परिकल्पना, चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था 1900 में। और फिर दैतारक सिद्धांत यानी कि बाइनरीज थियरी संशोधन के साथ आया। और परिवर्तित निहारिका सिद्धांत शिमिड और वाइजास्कर ने 1950 में दी। और फिर बिग बैंग थियरी आता है आगे चलकर। तो पहले इन चारों को देखते हैं। जो निहारिका परिकल्पना है, शुरुआत इसकी इमैनुअल कांट ने की। कहा कि ये जो सौर मंडल है ना, सोलर सिस्टम, ये क्या है? ये गैस के बादल हैं। और यही गैस के बादल, इन्हीं को निहारिका कहा गया। बाद में ठीक 40 साल के बाद लाप्लेस ने 1796 में इसे संशोधित करके बताया कि यह जो निहारिका है ना, जो गैस के बादल हैं, जिसको इमैनुअल कांट ने निहारिका नाम दिया था, ये सूर्य के चारों ओर घूमती हुई सघन होते हैं और इन्हीं से गैसों का निर्माण होता है। बस इतना कह के चुप हो गया। चैम्बरलिन और मोल्टन आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा। अब अगर जैसे ये सन है, ठीक है, सन के पास से एक और सन गुजर रहा है ऐसे, जब सन के पास से एक और सन गुजरा तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से सूर्य से सिगार जैसी आकृति वाला पदार्थ बाहर निकला। यानी कि जब ये गुजर रहा था ना, तब इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सूर्य की कुछ अंश को बाहर खींच लेता है। ठीक है, सूर्य के अंश को बाहर खींच लेता है। और ये जो पदार्थ निकला, कहने का मतलब ये सन है और एक सन ये है। सन, दूसरा वाला सन सूर्य के नजदीक से गुजर रहा है। ये जो हमारा सन है आज का, यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश मतलब सन ये गुजर रहा था, तो ये जो अभी वाला सन, इससे कुछ आकृतियां बाहर निकली और ये सूर्य के चारों ओर घूमते हुए संघनित हुए। यानी कि ये जो आकृतियां बाहर निकली, ये आगे चलकर यही सूर्य के चारों ओर घूमने लगे और इन्हीं से गैसों का निर्माण हुआ। इसका समर्थन जेम्स जिन्स और हेरोल्ड जेफरीज ने भी किया। बोला कि ठीक है भाई, ऐसा हुआ होगा। ये चैम्बरलिन और मोल्टन के कॉन्सेप्ट हैं। बाइनरी सिद्धांत, इसमें संशोधन हुआ और इसमें यह कहा गया कि सूर्य के पास कोई साथी तारा था जिसने गुरुत्वीय प्रभाव डाला। और ये भी पूर्ववर्ती ज्वारीय परिकल्पना जो मोल्टन और चैम्बरलिन ने दी थी कि सन के पास से दूसरा सन गुजरा, सन से कुछ चीजें अलग हो गए, वही आगे चलकर गैस बन गए। ये उसी पर जोर देता है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, गुजरा नहीं, बल्कि सूर्य के पास ही एक साथी तारा था। फिर है शिमिड और वाई जास्कर का 1950 में सिद्धांत देते हैं, परिवर्तित निहारिका सिद्धांत। रूस के थे ऑटो शिमिड और जर्मनी के थे कार्ल वाइजास्कर। इन्होंने जो निहारिका परिकल्पना थी उसमें सुधार किया। और निहारिका परिकल्पना क्या थी कि सूर्य के चारों तरफ गैस के बादल मंडरा रहे हैं और यही बादल आगे चलकर ग्रहों का विकास करते हैं। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था और ये जो सौर निहारिका है, ये गैसीय बादल है। और ये जो गैसीय बादल हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बने हुए थे। इनके टकराव से एक चपटी जैसी आकृति बनी, जिसे ग्रहों का निर्माण हुआ। यह कहने का मतलब ये है कि यह सन और सन के चारों ओर जो गैसीय हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब थे, ये आपस में टकरा रहे थे। इन्हीं टकराने से चपटी तस्तरी का निर्माण होता है और इन्हीं से आगे चलकर प्लैनेट्स बनते हैं जो आप सन से दिखते हो।
अंततः वैज्ञानिक पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को की उत्पत्ति को समझने का प्रयास कर रहे थे। यह स्टार्टिंग फेज था जब हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं थे उतने। अब आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? बिग बैंग सिद्धांत आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है ना, वो बिग बैंग सिद्धांत ही है। और बिग बैंग सिद्धांत को ही एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। कहने का मतलब कि ब्रह्मांड हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है बल्कि फैलता रहा है। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। और इसका पहला प्रमाण मिलता है, हबल का प्रमाण है 1920 में। एक खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री उसको कहते हैं जो ब्रह्मांड के पिंड या जिसको खगोलीय पिंड कहते हैं उनके अध्ययन करता है। उनको हम खगोल शास्त्री कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट कहते हैं। एडविन हबल ने ये देखा कि भैया आकाश गंगाएं तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इससे ये सिद्ध हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि ब्रह्मांड लगातार एक्सपैंड कर रहा है। इन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाया, यदि किसी गुब्बारे के ऊपर बिंदु लगाकर उसे फुलाओगे तो ये बिंदु एक दूसरे से दूर होंगे, ये तो दिखाई देगा, लेकिन दूर होने के साथ साथ इनके खुद के आकार भी बढ़ रहे हैं। और खुद के वैसे ही हैं जैसे आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आकाश गंगाओं का आकार नहीं बढ़ रहा है। मतलब हमारी पृथ्वी के आकार नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए आधी मतलब ये गुब्बारे वाला उदाहरण जो है आधा सत्य है। बिग बैंग सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं? सबसे पहले कहता है कि ब्रह्मांड की जो सारी सामग्री है ना, काफी छोटे से गोलक में, काफी ज्यादा डेंस गोलक में सेंट्रलाइज थी और इसका तापमान और घनत्व अनंत था, एकदम इनफाइनाइट था। फिर इसमें विस्फोट होता है, भीषण विस्फोट होता है और इसी को बिग बैंग कहा गया। और ये घटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, इंग्लिश में बोले तो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले होती है। अब विस्फोट के कारण क्या हुआ कि ब्रह्मांड का तीव्र विस्तार हुआ, ऊर्जा पदार्थ में बदल गई और पहले ही सेकंड के भीतर, एक सेकंड के भीतर भीतर बृहद विस्तार हुआ। फिर इसके बाद की गति धीमी पड़ गई क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं बची। फिर 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु बन गए। 3 लाख सालों के बाद की स्थिति कैसी होती है कि तापमान 4500 केल्विन गिर गया, परमाणु पदार्थ बन गए। जो पहले सेकंड परमाणु तीसरे मिनट के भीतर परमाणु बने थे, वो 3 लाख साल के बाद पदार्थ में बदल जाते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, क्योंकि अगर एनर्जी है, धुआं है, ये सब तो कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन ये जब एक जगह इकट्ठा हो गया तो ब्रह्मांड साफ हो गया। अन्य विचार बिग बैंग को लेकर है कि हॉयल ने स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट दी। इसमें ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कि ब्रह्मांड 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्रह्मांड हमेशा से ऐसे ही रहा है, कभी कुछ था ही नहीं, हमेशा से ऐसे ही है। परंतु बिग बैंग के सिद्धांत के पक्ष में कई सारे प्रमाण भी मिलते हैं। और ये जो वैज्ञानिक समुदाय है वो कहता है कि ना, ये स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है कि हमेशा से एक जैसा ही ब्रह्मांड था, ये कैसे संभव है। इसीलिए बिग बैंग सिद्धांत को ही ज्यादातर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के उत्पत्ति को लेकर स्वीकार करते हैं। तारों का निर्माण कैसे हुआ? तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ एक समान रूप से वितरित नहीं थे। आज भी देखो तो आउटर प्लैनेट में गैसियस फॉर्म में प्लैनेट ज्यादा है, नजदीक सॉलिड फॉर्म में है। जो ये असमानता है ना, इसी असमानता के कारण घनत्व में अंतर उत्पन्न हुआ। और इस घनत्व में अंतर के कारण गुरुत्वाकर्षण बल में भी अंतर आया। जिसके पास ज्यादा पदार्थ है वो उसका घनत्व ज्यादा है। रिजल्ट क्या निकला कि पदार्थ के कुछ भागों में एकत्रण शुरू होता है और जिसका घनत्व ज्यादा था वो अपनी तरफ आकर्षित करता गया, और यही आगे चलकर आकाश गंगाओं और तारों के निर्माण का आधार बनता है। इसमें पहला चरण क्या होता है? घनत्व भिन्नता और पदार्थ का एकत्रण। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पदार्थ एकत्रित होने लगा। आज भी अगर आप देखो तो अर्थ अर्थ के बाहर खुला एटमॉस्फेयर है, लेकिन अर्थ के चारों तरफ
सैटेलाइट्स घूमती रहती हैं, क्योंकि अर्थ से अपनी तरफ से खींच रहा है, वो इतनी स्पीड से है कि वो स्पीड मेंटेन किए हुए है और अर्थ अपनी तरफ बांध के रखे हुए है। तो ऐसे ही हुआ स्टार्टिंग में कि छोटा पदार्थ था, अन्य के आसपास के पदार्थों से उसका घनत्व ज्यादा था, तो अपने में ये खींचता गया, इससे विशाल संरचनाएं बनी, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जब ये छोटे छोटे पदार्थ एक बड़े पदार्थ में बदले तो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। हमें नहीं पता है कि एक आकाश गंगा में कितनी तारे हैं। इनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक एवरेज आकाश गंगा का जो विस्तार है ना, 80,000 से लेकर 1.5 लाख प्रकाश वर्ष होता है। और ये इमेजिन करने लायक है कि ये है सन से एक साल में जितना लाइट ट्रैवल करती है ना, इसको हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। ऐसे 80,000 प्रकाश वर्ष से लेकर 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक सिर्फ मिल्की वे या आकाश गंगा, जो एक आकाश गंगा होती है उसका व्यास होता है, यानी इधर भी और इधर भी सेम डिस्टेंस, उस इतना होता है एक आकाश गंगा का व्यास। तो हमारी इमेजिनेबल से भी काफी दूर। तारों की उत्पत्ति निहारिका से। आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस से बनी विशाल निहारिका गैसियस क्लाउड से होता है। इन निहारिकाओं में गैस के झुंड बनने लगते हैं। आकाशगंगा में क्लम्बस क्लम्प्स बनने लगते हैं और ये झुंड आपस में संकुचित होकर गाढ़े गैसीय पिंड बनाते हैं। यानी कि ये तो था कि हाँ ठीक है गैस है, लेकिन ये इतने नजदीक हो गए कि ये ठोस में बदल गए, संकुचित होकर गाढ़े पिंड बनाए और तारों का जन्म होता है। तारों की आयु, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। यानी कि काफी लंबा समय है, 13.5 बिलियन साल पहले ये सब घटना होती है। और उसकी काफी समय के बाद, लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले की बात हो रही है, तो चार इधर चार 7 से 8 अरब वर्ष बाद, यानी कि जब से ब्रह्मांड जन्म लेता है तब से 7 से लेकर 8 बिलियन ईयर्स के बाद तारों की उत्पत्ति शुरू होती है। लाइट ईयर्स, अभी मैंने बात की लाइट ईयर्स के बारे में, तो लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष समय का नहीं, दूरी का माप है। प्रकाश की गति जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इसीलिए एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो एक प्रकाश वर्ष कही जाती है। और एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, अगर किलोमीटर में मापा जाए तो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूर होती है। और ये जो दूरी है ना, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी, एवरेज दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और ये दूरी प्रकाश वर्ष के हिसाब से केवल 0.0000158 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है, और यह दूरी प्रकाश वर्ष का अंश मात्र है। ग्रहों का निर्माण कैसे होता है, तो ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया निहारिकाओं में ग्रेविटेशनल संघनन से शुरू होती है और कई चरणों में विकसित होती है। पहले तो झुंड में बादल थे, और यही बादल आगे चलकर ये इतने एक दूसरे के नजदीक आ गए कि ये पिंड में बदलने लगे और कई चरणों में विकसित होते हैं। पहले ये एक तस्तरी के रूप में विकसित होते हैं कि छोटे छोटे कण आकर इकट्ठा हो जाते हैं, और तस्तरी चूंकि इनमें अब ये इकट्ठा हो गया तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा हो गया, तो आसपास के जो थे अपने तरफ घुमाने लगे, ऐसे गुत्थित झुंड क्लम्स पाए गए। इन झुंडों में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गैस इकट्ठा होकर एक गैसीय कोर बनाती है, और इस कोर के चारों ओर गैस और धूल कणों के घूमती हुई तस्तरी रोटेटिंग डिस्क बनती है। तस्तरी में जो मौजूद गैसीय और ठोस पदार्थ थे उनका संघनन शुरू होता है। क्रोड को ढकने वाले यह पदार्थ छोटे छोटे गोल्ड पिंडों में बदलता है। ये पिंड म्यूचुअल अट्रैक्शन अर्थात अणुओं में पारस्परिक आकर्षण से जुड़कर ग्रहाणु बनाते हैं। संघनन कोइलेशन की
क्रिया से बड़े पिंड बनने लगते हैं और आपस में जुड़ते जाते हैं। यही ग्रहाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है तो ग्रहों का निर्माण होता है। तो पहले में क्रोड और तस्तरी बनता है। क्रोड और तस्तरी बनने के बाद रोटेटिंग डिस्क बना लेती है। कहने का मतलब यह है कि ये तो छोटे छोटे बादल हैं, लेकिन छोटे छोटे बादल अब ये इतने एक दूसरे के नजदीक आ गए कि ये कोर में बदल गए। और जब कोर में बदल गए तो एक रोटेटिंग डिस्क का निर्माण करते हैं ऐसे। और ये आगे चलकर धीरे 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 इसमें चारों तरफ से आने लगे तो ये आगे चलकर ग्रहाणु बने, पदार्थ में बदले। और पदार्थ यही आसपास, ये ऐसा नहीं कि एक अकेला हो रहा है, इसके आसपास भी हो रहे हैं। आसपास जब ये दोनों मिले, कोलिजन हुआ इनका, तो बड़े पदार्थ पिंड बने। ग्रहों का निर्माण अंततः कई छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धन, एक्रेशन से कुछ बड़े पिंड बने। यही पिंड आगे चलकर ग्रहों में परिवर्तित हो जाते हैं। सोलर सिस्टम की बात करें, सौर मंडल, तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति का स्रोत निहारिका को माना जाता है, नेबुला को माना जाता है कि यानी बादलों से ही इनका निर्माण हुआ, उन्हीं को हम नेबुला कहते हैं। निहारिका जब ध्वस्त हुई तो क्रोड बनने की शुरुआत होती है 5.5 से 6 अरब वर्ष पहले। यहाँ ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले हुआ। सौर मंडल की संरचना कैसी है? तो काफी ज्यादा मात्रा में धूलकण है, सूर्य है, 8 ग्रह है, लाखों क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड है, धूमकेतु, कॉमेट्स हैं और 63 उपग्रह हैं। ग्रहों को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनकी जो स्थिति है क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच जो पट्टी उसमें है। फिर आउटर या जोवियन प्लैनेट्स। जो इनर प्लैनेट्स है ना, इनकी जो संरचना है धातु आधारित है, अर्थ के जैसी। इनकी स्पेशलिटी डेंस बहुत ज्यादा है। बाहरी ग्रह जो आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, संरचना इनकी गैस आधारित विशाल, प्राइमरली ये हीलियम और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि जोवियन ग्रहों की तुलना बहुत बड़ी है, मतलब बहुत आकार में बड़े हैं। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग एक ही समय में यानी कि 4.6 अरब वर्ष पहले, यानी कि तो नेबुला बनने की शुरुआत हुई 5 से 6 अरब साल पहले और ये खत्म होते हैं 4.6 अरब वर्ष पहले, यानी कि लगभग लगभग 2 बिलियन साल लगे इसको बनने में। प्लूटो और बौने ग्रह। प्लूटो को पहले 9th ग्रह माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। और भी कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं जैसे कि UB313, सेरस वगैरह वगैरह। सारणी 2.1 के अनुसार अब अगर देखो तो बुध, सूर्य से दूरी, छोड़ो इनको रहने देते हैं क्योंकि पॉइंट में और क्यूब में बात कर रहा है। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल, एक तो यूनियन है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है कि पृथ्वी और सन के बीच के डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं, जो लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पार्थिव और जोवियन ग्रहों में अंतर क्या है? तो सौर मंडल के जो इनर ग्रह हैं उनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और जो आउटर ग्रह हैं उनको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, जोवियन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गैसों से बने हुए जुपिटर की तरह हैं। जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट है। इनके बीच का अंतर केवल रचना का नहीं है बल्कि इनके बनने की स्थितियों में भी है। इन दोनों वर्गों में भिन्नता के पीछे कई सारे वैज्ञानिक कारण हैं। पहला तो तापमान का प्रभाव, दूसरा सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड्स का प्रभाव,
तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव। ये 3 ग्रह हैं। तो तापमान क्या होता है, इसका इम्पैक्ट कैसे हुआ? तो जो इनर प्लैनेट्स हैं सूर्य के अधिक समीप बनते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक, जहां तापमान बहुत अधिक था, इतनी गर्मी से गैसें संघनित नहीं हो पाई और उनका घनीकरण भी संभव नहीं हुआ। जबकि जोवियन ग्रह बहुत दूर हैं सन से, और दूर होने के कारण सन का लाइट उतना नहीं पहुंच पाता है, और ये गैसें सहजता से संघनित होकर ग्रहों की संरचना में बदल सकी। सोलर विंड्स का प्रभाव क्या हुआ कि जो सूर्य के नजदीक ग्रह थे, वहां से जब सोलर फ्लेयर निकला तो गैसें उड़ गई यहाँ से। लेकिन जो पार्थिव ग्रह हैं या जोवियन ग्रह हैं, वो वहां से गैसें उड़ी नहीं बल्कि बची रह गई। तो बची रह गई तो वही जोवियन ग्रह कहलाया। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी अंतर है। पार्थिव ग्रह आकार में छोटे थे, इसीलिए इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम रही, यानी गैसों को रोक नहीं पाए। लेकिन जो जोवियन ग्रह है, ये बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगी, तो ये गैसियस फॉर्म को अभी भी रोके हुए है। तो ये है पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में अंतर। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृत उपग्रह है, और इसकी उत्पत्ति को लेकर कई सारे वैज्ञानिक मत प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे डार्विन का मत 1832 में, जॉर्ज डार्विन कहता है कि शुरुआत में पृथ्वी और चंद्रमा क्या थे, एक ही पिंड थे, और ये तेजी से घूम रहे थे। और ये पिंड कैसे थे, तो अगर मैं बनाऊं तो ये पिंड ऐसे थे, गलत बन गया। ये पिंड कैसे थे, ये ऐसे थे पिंड, ये ऐसे पिंड थे, बीच से काफी पतला था। एक ऐसा प्लेनेट मिला है काइपर बेल्ट की तरफ। तो जॉर्ज डार्विन ने कहा कि ऐसा था, और ये बीच से पतले थे और काफी तेजी से घूम रहे थे, और ये पिंड घूर्णन के कारण डंबल जैसी आकृति में थे। डंबल इसी को बोला गया, बीच में से पतला, और ये अंततः दो भागों में टूट गया। एक भाग इसका पृथ्वी है और दूसरा भाग चंद्रमा है, और जो चंद्रमा है वहां आज प्रशांत महासागर है। ये जॉर्ज डार्विन का थियरी है, लेकिन आधुनिक सिद्धांत इसे नहीं मानता, वो बिग स्प्लैट की बात करता है। वैज्ञानिक समुदाय डार्विन के मत को स्वीकार नहीं करते हैं। इनका कहना यह है, आधुनिक वैज्ञानिकों का, कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक विशालकाय टकराव के कारण हुई थी। इसको बिग स्प्लैट कहा जाता है, जायंट इम्पैक्ट, कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ के साइज का 2 से 3 गुना अगर इसे पृथ्वी से आकर टकरा गया, और एक हिस्सा अंतरिक्ष में रह गया, आज जहां प्रशांत महासागर है, और यही बिखरा हुआ टुकड़ा पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा और धीरे धीरे जुड़कर चंद्रमा का निर्माण। और यह घटना लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले होती है। अब आते हैं पृथ्वी का उद्भव। प्रारंभ में पृथ्वी एक चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। चट्टान था, गर्म था। इस समय इसका वायुमंडल बहुत ही पतला था, जिसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम था, और यह वायुमंडल आज की पृथ्वी से बिल्कुल अलग था। यह स्पष्ट है कि बाद में ऐसी कुछ घटनाएं और प्रक्रियाएं जरूर हुई होंगी कि जिसे यह रहने लायक बना। पृथ्वी की संरचना परतदार है, लेयर वाइज है। वायुमंडल के बाहरी छोर से लेकर गहराई में स्थित कोर तक संरचनाएं एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। सतह से भीतरी भाग तक कई अलग अलग मंडल पाए जाते हैं, और हर मंडल में जो पदार्थ है, वो उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। पृथ्वी की
आंतरिक संरचना का विकास ग्रहों के निर्माण की उस प्रक्रिया से जुड़ा है जिसमें ग्रहाणु और अन्य खगोलीय पिंडों के इकट्ठा होने से ग्रह बनते हैं। इन ग्रहों या इन पिंडों में घने और हल्के पदार्थ का मिश्रण था, जैसा कि हमें उल्काओं के रिसर्च या अध्ययन से पता चलता है। जब ये पदार्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण संकुचित होने लगे तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिससे पदार्थ पिघलने लगा। ऑब्वियस सी बात है, जब दो बॉडीज एक दूसरे से कोलिजन कर रही है तो ऊष्मा जनरेट होगी, और ऊष्मा जनरेट होने से क्या होगा, पिघलने लगी। अब पृथ्वी के निर्माण के समय और उसके तुरंत के बाद ये ऊष्मा इतनी अधिक थी कि पृथ्वी का आंशिक रूप से द्रव्य अवस्था में बदल गई। मतलब ना तो पूरी तरह द्रव्य, कीचड़ जैसी अवस्था में बदल गई। इस अवस्था में पदार्थों के घनत्व के आधार पर पृथ्वी का लेयराइजेशन शुरू होता है। लेयराइजेशन इन द सेंस की पृथक्करण या परतदार जो व्यवस्था है वो शुरू होती है। भारी तत्व जो थे वो चूंकि भारी थे, डेंस थे, इसलिए पृथ्वी चूंकि अर्ध पिघली हुई अवस्था में थी, जो भारी थे वो नीचे चले गए और जो हल्के थे ऊपर ठोस बनकर भूपर्पट्टी बने। इस अलगाव की प्रक्रिया को विभेदन, डिफरेंशिएशन कहा गया। चंद्रमा की उत्पत्ति के समय भीषण जायंट इम्पैक्ट से पृथ्वी में पुनः ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। एक तो तब जब ये बन रही थी तभी, और दूसरा जब पृथ्वी से जायंट इम्पैक्ट हुआ तब दूसरी बार ये पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में पहुंची, जिसे विभेदन की दूसरी प्रक्रिया हुई और पृथ्वी की परत और भी ज्यादा क्लियर हो गई। इसी क्रम में क्या होता है कि पृथ्वी की परतबद्ध संरचना विकसित हो गई, और इसी में आप भूपर्पट्टी, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर देखते हैं। और जैसे जैसे सतह से कोर की तरफ जाते हैं, पृथ्वी का घनत्व मतलब पदार्थों का घनत्व बढ़ता है। और इन परतों की विशेषताओं का हम विस्तार में अध्ययन जब हम पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। अब बात आती है कि वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ। तो वर्तमान में जो पृथ्वी का वायुमंडल है मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में बिल्कुल अलग था। पृथ्वी पर जीवन और जल की उपस्थिति, पहले वायुमंडल और फिर जलमंडल का विकास, ये तीन अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था में क्या था कि शुरुआत में वायुमंडल में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थे, लेकिन सोलर फ्लेयर के कारण, चूंकि सन के नजदीक है अर्थ, सोलर फ्लेयर के कारण ये उड़कर चले गए। ऐसा केवल पृथ्वी पर नहीं हुआ, बल्कि जो इनर प्लैनेट्स है ना उनके ऊपर भी हुआ, जैसे कि मंगल, यानी मार्स, बुध, शुक्र, इन सब ग्रहों पर भी हुआ। ये पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस था भीतरी पृथ्वी से गैस उत्सर्जन, डी गैसिंग। पृथ्वी के विभेदन, जब पृथ्वी दूसरी बार जायंट इम्पैक्ट से प्रभावित हुई थी तो उस समय अंदर से पृथ्वी के भीतर से काफी ऊष्मा रिलीज हुई, और वो ऊष्मा रिलीज होने से आंतरिक भाग से गैस और जलवाष्प बाहर आ गई, और ये प्रक्रिया ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण हुई। क्योंकि अगर बाहर से कोई आकर टकरा रहा है पृथ्वी पर तो अंदर जो है वो बाहर निकलता है, क्योंकि जल रही पृथ्वी अभी भी अंदर से। वायुमंडल में इस समय जो गैस निकली पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से, वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन बहुत कम थी, नाइट्रोजन और जलवाष्प थी। अब बात यह आती है कि बारिश कैसे बने, मतलब कैसे बने बारिश। हीलियम भी निकला, हीलियम पहले से था। जब डी गैसिंग की प्रक्रिया हुई तो CO2 फ्री हुआ, और इन दोनों के मिलने से H2O की संरचना विकसित हुई, और ये H2O जब आकाश में संतृप्त हो गए तो बारिश बनकर धरती पर गिरे, और जब बारिश बनकर धरती पर गिरे तो पानी गड्ढों में भरने लगा। और ये प्रक्रिया महासागरों में रहने वाले जीवों के द्वारा सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के रूप में शुरू होती है, जो लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले शुरू होती है। और 200 करोड़ साल पहले पूरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन भर गया। जलमंडल का विकास, डी गैसिंग से निकली जो जलवाष्प थे धीरे धीरे संघनित होने लगी। मैंने बोला कि हीलियम पहले से था, CO2 जब रिलीज हुआ तो हीलियम और CO2 के मिक्स होने से, रिएक्शन होने से H2O का निर्माण हुआ, और जब पानी संघनित हो गया जलवाष्प के रूप में, मतलब वहां पे अपनी फुल संतृप्तता में पहुंच गया, तो वो बारिश बनकर गिर गया। CO2 वर्षा के जल में घुलने से तापमान और भी ज्यादा गिरा, जिससे संघनन हुआ। रिजल्ट क्या निकला कि भारी बारिश हुई और जल धरातल के गर्तों में भरा हुआ, मतलब भरने लगा जल।
और यही इकट्ठा होकर महासागर बनते हैं। पृथ्वी पर महासागर लगभग 50 करोड़ वर्षों में बन गए, यानी महासागर लगभग 400 करोड़ वर्ष पुराने हैं। फिर जीवन और वायुमंडल का परस्पर संबंध, फिर विकास होता है। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास शुरू हुआ। लंबे समय तक जीवन केवल और केवल महासागरों में था। महासागरीय जीवन द्वारा की गई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचय हुआ। और 350 करोड़ साल पहले शुरू होता है ये सब। 300 साढ़े 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया महासागरों से शुरू होती है और 200 करोड़ साल पहले तक भी, यानी 150 करोड़ साल में पूरी पृथ्वी ऑक्सीजन से फुल हो गई। फिर जीवन की उत्पत्ति होती है। आधुनिक वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जीवन एक रासायनिक प्रक्रिया है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने सबसे पहले, और ये अणु दो प्रकार के थे। एक ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ये दो प्रकार के थे। पहला ये कि खुद को दोहरा सकते थे, और ये निर्जीव पदार्थ से सजीव कोशिका में बदल गए। जीवन के जो शुरुआती प्रमाण है ना, भूगर्भीय चट्टानों में जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। लगभग 300 करोड़ वर्ष पुरानी शैलों में सूक्ष्म संरचनाएं मिली है जो आज की ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलती जुलती है। और इससे ये संकेत मिलता है कि पहले और भी सरल शैवाल जीव रहे होंगे, धीरे 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 बदला। विकास की समय रेखा, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जीवन का आरंभ लगभग 300 करोड़ साल पहले होता है, 380 करोड़ साल पहले होता है। जीवन की विकास रेखा या जीवन की विकास यात्रा एक कोशिकीय जीवाणु से शुरू होकर मानव तक पहुंची है। और ये पूरी विकास प्रक्रिया भूवैज्ञानिक एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से दर्शाते हैं। टाइम स्केल क्या है? टाइम स्केल ये है कि 5 अरब से लेकर 13.7 अरब वर्ष पहले तक तो क्या हुआ? सूर्य की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब 5 वर्ष के बाद, 5 अरब वर्ष के पश्चात से लेकर आज तक इनको वैज्ञानिकों ने कई टाइम स्केल के हिसाब से बांटा है। ईऑन को बांटा है हेडियन और प्रेटोरोजोइक में। फिर ईऑन को कल्प में बांटा है, जो कल्प 3 है, पुराजीव, मध्यजीवी और नवजीवन। फिर कल्प को पीरियड्स में बांटा है। कल्प महाकल्प को कल्प में बांटा है, और कल्प को युग में बांटा है, युग को आयु यानी कि एज में बांटा है। तो ये हम अगले चैप्टर से शुरू करने से पहले पढ़ लेंगे।